नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। महायुद्ध को 81 घंटे अब तक बीत चुके हैं। चौथे दिन के 5 बड़े अपडेट से सबसे पहले हम आपको खबरदार कर देते हैं। तेहरान में ईरान के नए सर्वोच्च नेता का चुनाव करने के लिए इकट्ठा हुए नेताओं पर इजरायल ने हमला कर दिया है। दूसरा अपडेट यह है कि ईरान ने अपनी खैबर शेकन मिसाइल से अमेरिका इजरायल के ठिकानों पर नया हमला किया है। तीसरा अपडेट यह है कि नेटो ने अमेरिका इजरायल की कार्रवाई की तारीफ की है, लेकिन कहा कि नेटो इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। चौथा अपडेट यह है कि चीन ने अमेरिका इजरायल से तुरंत युद्ध रोकने को कहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ईरान को लेकर कही कि चीन ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा, अखंडता का समर्थन करता है। इस बयान के बाद सवाल यह है कि चीन से किस तरह की मदद आगे की जाएगी। इजरायल ने दक्षिण लेबनान में सेना भेज दी है, कहा है कि वो हिजबुल्लाह से सीधी जंग लड़ने को तैयार है। ये 5 बड़े अपडेट्स, इसके साथ ही ईरान पर लगातार इजरायल की नजर है। इसी वजह से इजरायल ईरान को लगातार झटके पे झटका दे रहा है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि कुछ देर पहले तेहरान पर इजरायल ने जबरदस्त हमला किया है। इजरायल ने उस इमारत को जमींदोज कर दिया है जहां ईरान के नए सर्वोच्च नेता का चुनाव करने के लिए बैठक हो रही थी। कई बड़े नेता यहां पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन इजरायल ने उसी इमारत को ध्वस्त कर दिया। तो क्या इजरायल यह संदेश दे रहा है कि खामेनेई के उत्तराधिकारियों का हश्र भी उनकी तरह ही होगा? यह बड़ी खबर है कि जहां पर एक नए नेता के चयन के लिए मीटिंग हो रही थी, उसी में हो गया है विस्फोट, वहीं पर हो गया है आक्रमण। जहां होना था नए नेता का चुनाव, वहां हो गया है हमला। जहां होना था नए नेता का चुनाव, वहां हमला हो गया। क्या मायने निकाले जाएं इसके? हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुमित चौधरी हैं और प्रणय उपाध्याय हैं। प्रणय, पहले आपसे हम जानना चाहते हैं कि इसके मतलब क्या हुआ कि कोई नया नेता, देखिए आप वहां पर परिवर्तन की बात अगर हो रही है, वहां पर एक नए नेता का अगर चुनाव होने वाला है, इजरायल ने उस पर ही आक्रमण किया, यानी कि जो चयन करने के लिए इकट्ठा थे वो भी नेतृत्व का ही हिस्सा थे। श्वेता, ये एग्जैक्टली वही मॉडल है जिस मॉडल के ऊपर ऑपरेशन इजराइल ने हमास के खिलाफ किया था, हिजबुल्लाह के खिलाफ किया था। यानी लीडरशिप को हटाने के बाद जो उसकी जगह ले सकता है, उसको सेकंड टियर को भी और थर्ड टियर को भी, यानी हर स्तर के ऊपर जो नेतृत्व कर सकते हैं उनको खत्म किया जाएगा। यानी संदेश साफ है, इजराइल किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है वो उसने साफ कर दिया है। जहां तक इस असेंबली ऑफ एक्सपर्ट का सवाल है, ये ईरान की मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था के अंदर ये वो संस्था है जिसके अंदर मुस्तहिद होते हैं और इनकी जिम्मेदारी होती है, ये 88 लोगों की एक ऐसी सभा होती है जिसका काम होता है सुप्रीम लीडर का चुनाव करना। हालांकि ये सब सुप्रीम लीडर के द्वारा ही नामित और चयनित लोग होते हैं, नीचे से अप्लाई करते हैं, लेकिन गार्जियन काउंसिल इनकी वेटिंग करती है, इनको तय करती है और उसके बाद करीब 8 साल के लिए इनका निर्वाचन होता है, इनको चुनाव होता है। तेहरान के अंदर इनकी असेंबली थी और अयतुल्लाह अली खमनेई की मौत के बाद में नए नेता के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा रही थी। और आपको याद होगा, अली रजा अरीफी का जो नाम सामने आया था, अली रजा अरीफी जो है वो डेप्यूटी चेयरमैन इसी असेंबली के हैं, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के, और माना जा रहा था कि उनका निर्वाचन हो सकता है, उन्हें अंतरिम अयतुल्लाह के तौर पर जो अंतरिम सुप्रीम लीडर है उसके तौर पर नामित किया जा सकता है। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि क्या अली रजा अरीफी भी वहां पर मौजूद थे, क्या मुस्तफा खमनेई जो कि अयतुल्लाह खमनेई के बेटे हैं वो भी वहां मौजूद थे, कौन कौन लोग मौजूद था ये जानकारी नहीं है। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया वहां चल रही थी और उसी दौरान ये हमला हुआ है। यानी निश्चित रूप से इजराइल ईरान की जो रिजीम है, ईरान की जो सत्ता व्यवस्था है, उसको ध्वस्त करने पर तुला है। सुमित, बहुत पसुपेश वाली चीज है कि ईरान अगर इस तरह की बैठक भी कर रहा है तो वहां पर हो जा रहा है आक्रमण। अव्वल जिस तरह की जगह पर जहां पर ये हमला हुआ है, इसका सीधा मतलब ये भी है कि केवल खामेनेई तक ही उस इंटेलिजेंस को नहीं सीमित रखा गया, ये हम समझें। अब हर एक मीटिंग इजरायल के निशाने पर। देखिए बिल्कुल, और जहां पर ये मीटिंग हो रही थी, ये कुंभ का इलाका है। कुंभ यानी वो स्पिरिचुअल जगह, वो महत्वपूर्ण जगह जहां पर शिया कम्युनिटी के बड़े बड़े, आप कह सकते हैं कि जो उनके क्लर्क्स हैं या फिर उनके जो अगले उत्तराधिकारी हैं, उनकी पढ़ाई होती है। कुंभ के अंदर जो लगातार फ्राइडे प्रेयर्स को करता है, उसको नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि सुप्रीम लीडर की चयन की प्रक्रिया में माना जाता है। अभी खास तौर पर क्या हो रहा है श्वेता, देखिए खास तौर पर ये कि जैसा प्रणय भी बता रहे थे, ये बिल्कुल सही है कि देखिए जिस तरीके से जिस मॉड्यूल का इस्तेमाल खास तौर पर इजराइल ने किया हमास को अटैक करने के लिए, हिजबुल्लाह को अटैक करने के लिए, उसी मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ईरान के अंदर दिक्कत यह है कि ईरान के अंदर बड़े आप कह सकते हैं कि वो जैसे ही नेताओं का चयन करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, उस पर अटैक किया जा रहा है। अभी कुंभ के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर
अमूमन भी बड़े आप कैसे बहुत इंपॉर्टेंट लोग वहां पर बैठते हैं लगातार इस मीटिंग के अंदर, इस पूरी बिल्डिंग के अंदर वहां पर मौजूदगी हमेशा करीबन 100 से 200 लोगों की होती है। तो अभी कैजुअलिटीज कितनी हुई है, किस किस की हुई है, ये जानकारी आना बाकी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब इजराइल और अमेरिका मिलकर इन बिल्डिंगों को टारगेट कर रहे हैं, इमारतों को टारगेट कर रहे हैं, जो इजराइल के लिए, जो ईरान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। बड़ी खबर, बेहद गंभीर खबर, और दुनिया के कई देशों में कुछ देर पहले ही समझिए कि चंद्र ग्रहण खत्म हुआ है, लेकिन एक नया ग्रहण है, एटमी ग्रहण, जिसकी जद में कब पूरी दुनिया आ जाएगी पता ही नहीं। पहले वेनेजुएला, अब ईरान। अमेरिका ने जिस अंदाज में यहां कार्रवाई की है, उसके बाद अमेरिका की दादागिरी से बचने का एक ही रास्ता सबको नजर आ रहा है, वो है एटम बॉम्ब। उत्तर कोरिया की किम जोंग उन इसकी मिसाल है, जो अमेरिका परमाणु हथियारों के मामले में रूस के साथ टॉप पर है। वो जब नए सिरे से अपने एटमी हथियार बढ़ाने का दावा करता है, तब अमेरिका में नेवादा में लगातार आते भूकंप से दुनिया खबरदार हो जाती है। सवाल यह है कि क्या इसकी वजह एटमी परीक्षण है? ऐसा ही सवाल आज ईरान को लेकर हुआ, जहां भूकंप दर्ज किया जाता है। इस बीच रूस चेतावनी देता है कि अमेरिकी हरकत ने दुनिया में एटमी हथियारों की रेस को तेज कर दिया है। फ्रांस पहले ही नए सिरे से एटम बॉम्ब बनाने की बात कह चुका है। अमेरिका का नेवादा राज्य, जहां पर पिछले कुछ दिनों से रहस्यमयी भूकंप आने का सिलसिला थम नहीं रहा। पिछले हफ्ते भर में यहां पर 100 बार से ज्यादा धरती डोली है। अमेरिका के नेवादा से करीब 12,000 किलोमीटर दूर ईरान के गिरांश में भूकंप आने से दुनिया खबरदार हो गई। अमेरिका और ईरान में अचानक साथ साथ भूकंप का आना चौंकाता है, डराता है, क्योंकि हजारों किलोमीटर की दूरी होने पर भी दोनों जगह 4.3 तीव्रता का ही भूकंप का झटका आता है, जिसे परमाणु परीक्षण से जोड़ने की कोशिश हो रही है। और यह आशंका जताई जा रही है, क्या परमाणु परीक्षण अमेरिका से ईरान तक कर रहे हैं? वही परमाणु बम जिसे बनाने का इल्जाम लगाकर अमेरिका ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई को मार दिया। ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के नाम पर ही डोनाल्ड ट्रंप धमकाते हुए कहते हैं, An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be an intolerable threat to the Middle East, but also to the American people. जिस एटम बम को डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए खतरा बताते हैं, उसे लेकर ही वो ईरान पर बम बरसा रहे हैं। लेकिन परमाणु बम के मामले में सवाल अमेरिका को लेकर भी खबरदार करता है। USGS यानी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रविवार सुबह नेवादा के नाई काउंटी में जो भूकंप आया, वो अमेरिका के सीक्रेट टोनोपा टेस्ट रेंज के पास है, जिसे एरिया 52 कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ अमेरिकी परमाणु हथियार रखे हुए हैं। इसीलिए सवाल सीधा सा आता है, कहीं नेवादा में लगातार आ रहे भूकंप की वजह अमेरिकी परमाणु परीक्षण तो नहीं है? अमेरिका के पास भले ही सबसे ज्यादा परमाणु बम हो, लेकिन महाविनाश के इस हथियार को लेकर उसकी भूख शांत होने का नाम नहीं ले रही। पिछले साल ही डोनाल्ड ट्रंप को यह कहते सुना गया कि अमेरिका नए सिरे से परमाणु परीक्षण करेगा। ट्रंप लगातार परमाणु हथियारों के आकार और आधुनिकीकरण पर जोर दे रहे हैं। जिस तरह से ट्रंप ने रूस के साथ न्यू स्टार्ट संधि समाप्त होने के बाद एक नई और बेहतर परमाणु हथियार संधि की जरूरत बताई, वो अपने आप में आक्रामक होती अमेरिकी परमाणु नीति की तरफ साफ इशारा करती है। अमेरिका खुद तो अपना एटमी जखीरा बढ़ाना चाहता है, लेकिन ईरान को रोकता आया है। सवाल है कि फिर ईरान में जो भूकंप के झटके महसूस हुए, क्या उसका भी रिश्ता न्यूक्लियर टेस्ट से हो सकता है? हालांकि इसे लेकर IAEA की तरफ से बड़ी बात कही गई कि अमेरिका हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचा है। इस सवाल का जवाब भले ही साफ ना हो, लेकिन रूस का दावा है अमेरिका की वजह से दुनिया में परमाणु बम बनाने को लेकर नए सिरे से जंग शुरू हो चुकी है। परमाणु बम के बढ़ते खतरे को लेकर सिर्फ अमेरिका के दुश्मन ही खबरदार नहीं कर रहे। फ्रांस जैसे नेटो सदस्य भी बरसों बाद अपने एटमी हथियारों के जखीरे को बढ़ाने के बारे में ऐलान कर चुके हैं। परमाणु हथियार बनाने की नई सनक से दुनिया पहले ही घबराई हुई है। अमेरिका और फ्रांस जहां खुलकर एटमी जखीरा बढ़ाने की बात करते हैं, वहीं चीन खामोशी से परमाणु हथियार बढ़ाने में लगा है।
ऐसे में अमेरिका और ईरान में एक साथ आए भूकंप के झटकों से दुनिया का खबरदार होना जरूरी है। तो प्रणय, भूकंप के इन झटकों से हम सबको झटका लगना चाहिए या नहीं? क्या मतलब संयोग है या वाकई अलग अलग जगह पर होने वाले प्रयोग? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये वाकई में संयोग है या प्रयोग है, क्योंकि इसकी टाइमिंग को लेकर बहुत सारे संशय के सवाल हैं कि इस समय में 4.3 की रिक्टर स्केल पर आई तीव्रता का भूकंप, ऐसे में वो भी न्यूक्लियर साइट के पास में, तो सवाल खड़े होना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन कोई कॉन्फर्मेशन अभी तक नहीं है कि क्या ईरान ने किसी तरीके का कोई टेस्ट किया है, क्योंकि ताकत ईरान के पास है लेकिन ईरान ने अभी तक कोई घोषित न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। ईरान के पास में न्यूक्लियर कैपेसिटी है और लगातार जो इजराइल और अमेरिका कह रहे हैं कि उसी कैपेसिटी को खत्म करने के लिए तमाम ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो इस भूकंप को लेकर अभी तो फिलहाल केवल वो संशय के सवाल हैं और रिक्टर स्केल के ऊपर वो जो ऊंचा नीचा उठता हुआ ग्राफ है और उसके साथ साथ ये जो तबाही की तस्वीरें हैं वही सामने हैं। तो अमेरिका से ईरान तक एक ही दिन भूकंप कैसे आया? दोनों भूकंप की एक जैसे ही तीव्रता क्यों दिखी? क्या यह इत्तेफाक है या एटमी हथियारों की नई होड़ है? न्यूक्लियर साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए। अगर अर्थक्वेक होता है तो उसके केस में प्राइमरी वेव्स भी होंगी, सेकेंडरी वेव्स भी होंगी, और जबकि न्यूक्लियर टेस्ट के केस में केवल प्राइमरी वेव्स होंगी। आमतौर पे अगर ये न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से है तो 4-5 होता है, लेकिन कई बार 6-6.5 तक भी नापा गया है। ये डिपेंड करता है, जैसा मैंने कहा, जो लोकल जियोलॉजी है, वहाँ की चट्टानें कैसी हैं, उनकी डैम्पिंग की प्रकृति कैसी है, इस पर निर्भर करेगा। एक्चुअली कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट जो बैंड ट्रीटी है उसके अनुसार अब कोई भी देश अंडरग्राउंड या इस तरह के हवा में न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं कर सकता। ये बैंड है और चारों तरफ इसके लिए मॉनिटरिंग होता है। तो कंप्यूटर पर सिमुलेशन के ज़रिए ये टेस्ट आमतौर पे अब किए जाते हैं, अनलेस कोई देश ये चाहता है दूसरों को दिखाना कि हम न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं। तो रिक्टर स्केल पर अगर 4 से 5 के बीच है तो आम तौर पर आप समझ सकते हैं, हालांकि बहुत सारे और पैमाने होते हैं। लेकिन सुमित, अब अगर हम दोनों विकल्प जो हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि या तो कोई मैसेज देने की कोशिश या फिर युद्ध की ओट में कि इतने बम विस्फोट वगैरह हो रहे हैं उस सब की ओट में, क्योंकि ईरान के लिए इस समय आवश्यक तो हो जाता है और मुमकिन भी है। देखिए, बिल्कुल जो फैक्ट लगातार वहां की टीम है या फिर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी बता रही थी ईरान के बारे में बात कर रहा हूं कि उनके पास जितना इनरिच यूरेनियम है वो 60% से ज्यादा इनरिच है, और जिसको 90% यानी जब न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए 90% जरूरत होता है उसमें सिर्फ मैक्सिमम 10 से 11 दिन लग सकते हैं। और ऐसे में आपको याद होगा 2025 के बाद से ही ईरान ने बहुत तेजी से काम करना शुरू किया था। उसने कई जगह पे तो अपने इनरिच यूरेनियम को डिस्पर्स कर दिया था अलग अलग जगहों पर, 11 जगहों पर, और उससे 11 के करीब जो न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकते हैं। और अभी क्योंकि एक्सपर्ट जो लगातार इंडिकेट, देखिए अभी ये कहा नहीं जा सकता कि आखिरकार ये किस लिए हुआ है, लेकिन अगर उस पैमाने को मापा जाए तो आप मानेंगे कि 1 टन का जो बॉम्ब होता है, जिसको अमेरिका भी इंडिकेट कर चुका है, उसकी जो तीव्रता होती है जब उसके टेस्ट की वो 4.5 के लगभग ही जाती है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो सामान्य तौर पर उससे मेल खाती हैं, जो ये दिखाती हैं कि देखिए हो सकता है ये पॉसिबिलिटी से इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात ये जो पूरा इलाका है जहां पर ये आप कह सकते हैं झटके महसूस किए गए, ये कोस्टल एरिया के बेहद करीब है। सिर्फ इसी पर्टिकुलर इलाके में ही क्यों ये झटके महसूस किए गए, तो ये कई ऐसे फैक्ट हैं जो लगातार इंडिकेट तो ये कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मानिए कि पूरा फोकस ईरान का इन चीजों पर होगा कि इसको सिक्योर किया जाए, क्योंकि अगर ये टेस्ट कर लिया गया, अगर ईरान ने ये किया तो फिर तो दुनिया के सामने ये आ जाएगा। दुनिया भर की एजेंसीज, खासतौर पे अमेरिका और इजराइल, इसी बात पर है कि आखिरकार ये एनरिचमेंट्स है कहां पर। तो अगर ये टेस्ट किया गया है तो फिर आंखों में आना, लगातार एजेंसीज के सामने आना तय माना जाएगा। तो ऐसे में दोनों पॉसिबिलिटीज है, लेकिन हाँ, ईरान लगातार ये कोशिश पूरी करेगा, पूरी कोशिश कर भी रहा है कि वो इन चीजों को छुपा के रखे या फिर इजराइल और अमेरिका की पहुंच से इतना दूर रखे कि अगर वो अपने बड़े अटैक्स भी करे तो कम से कम इनको नुकसान ना पहुंचे। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन आज ये अद्भुत संयोग दो देशों के बीच दिखा कि दोनों जगह पर भूकंप के झटके। अब युद्ध का चौथा दिन है लेकिन ईरान के तेवर नरम नहीं हो रहे। थोड़ी देर पहले ईरान ने इजराइल पर अपनी खैबर शिकन मिसाइल से हमला करने का दावा किया। ईरान ने कहा उसने ये मिसाइल अमेरिका इजराइल के ठिकाने पर मारी है। ईरान की तरफ से भी जबरदस्त दावे किए जा रहे हैं कि जितने भी सैन्य बेसेस हैं अमेरिका के अलग अलग देशों में, वहां पर आज का दिन
कल का दिन देखिए, और भी हिस्सों पर उसने आक्रमण किए थे, लेकिन आज खास करके ईरान की तरफ से दावा जो है वो उन खास जगहों पर हमले का है जहां पर अमेरिकी सैन्य बेसेस हैं और इजराइल के ऊपर भी उसका सीधा सीधा निशाना चल रहा है। लेकिन उसकी ये मिसाइल, उसकी जो खैबर शेकन मिसाइल है सुमित, क्या खासियत है? के बारे में कहा जाता है इसकी रेंज करीबन 2000 किलोमीटर की है। ये करीबन 150 किलो के करीब इसका वॉरहेड की कैपेसिटी है। लेकिन खतरा क्या है, आप देखिए कि ये इसका सबसे बड़ा खतरा ये है क्योंकि अमेरिका और इजराइल को ये लगता है कि अगर इसके वॉरहेड्स की कैपेसिटी को कम कर दिया जाए, यानी एक्सप्लोजिव बेहतरीन एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसे में इसकी रेंज को एक्सटेंड कर दिया जा सकता है। यानी 2000 से ये 3000 4000 किलोमीटर भी हो सकती है। और शायद यही खतरा इजराइल और अमेरिका को भी सता रहा था। लेकिन ये अभी देखिए, अभी तक ईरान ने इसके इस्तेमाल की बात नहीं कही है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, अगर इसके एक्सटेंडेड रेंज के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो निश्चित तौर पर इससे नुकसान बेहद ज्यादा दोनों तरफ होने वाला है। दुनिया से एटमी ग्रहण तभी हटेगा जब महायुद्ध अब रुकेगा, और सवाल यह है कि युद्ध कैसे रुकेगा। रूस यूक्रेन युद्ध 1467 दिन से जारी है। ईरान युद्ध को अब की बार होते 4 दिन बीत चुके हैं। सब जानना चाहते हैं युद्ध कितने दिन चलेगा। क्या रूस यूक्रेन की तरह लंबा खींचेगा या फिर कुछ हफ्तों या महीनों? सवाल इसीलिए क्योंकि यूक्रेन को तो अमेरिका से लेकर यूरोप तक की मदद मिल रही थी, तब वो रूस के सामने टिक पाया। लेकिन ईरान को सीधी मदद कहीं से नहीं मिल रही, न मिलने की उम्मीद है। ऐसे में ईरान क्या लंबा युद्ध लड़ पाएगा? ईरान का मशहद, जहां लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे लीडर को महफूज रखे, लेकिन जैसे ही याद आता है कि इनके सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं, वहां मौजूद लोग दुख से भर जाते हैं, शोक में डूब जाते हैं। इसी शोक की लहर से खबरदार करता सवाल आता है, क्या ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध अब लंबा चलने वाला है? युद्ध के चौथे दिन यह धमाका तेहरान में इजरायली मिसाइल से हुआ है। धुएं का बड़ा बवंडर उठता नजर आया है और सवाल भी, क्या अमेरिका इजराइल को अंदाजा हो चला है कि ईरान से युद्ध अब दिनों में नहीं महीनों तक चल सकता है? अल्लाह अकबर। इस सवाल की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू के ताजा बयान है, जहां मिलकर ईरान के खिलाफ 4 दिन पहले युद्ध शुरू करने वाले अब कहते हैं, लंबी लड़ाई चली तो लंबा लड़ेंगे। हमारे पास दुनिया की सबसे मजबूत और शक्तिशाली सेना है और हम आसानी से विजयी होंगे। हम पहले से ही अपने अनुमान से काफ़ी आगे चल रहे हैं, लेकिन समय चाहे जो भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा, और हमने किया भी है, शुरुआत से ही हमने 4 से 5 सप्ताह का अनुमान लगाया था, लेकिन हमारे पास इससे कहीं अधिक समय तक चलने की क्षमता है। हम इसे कर लेंगे, चाहे कुछ भी हो। आज किसी ने कहा, अगर राष्ट्रपति इसे बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो उसके बाद वो ऊब जाएंगे। मैं नहीं ऊबता, इसमें कुछ भी उबाऊ नहीं है। क्या आप इससे सहमत हैं, पीट? मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी उबाऊ है। क्यों जनरल? मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी उबाऊ नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ उन सब चीज़ों से गुजरने के लिए जिनसे मुझे गुजरना पड़ा। हमने सैन्य नेतृत्व को बर्खास्त करने के लिए 4 सप्ताह का समय निर्धारित किया था, और जैसा कि आप जानते हैं, यह काम लगभग 1 घंटे में ही पूरा हो गया। इसलिए हम निर्धारित समय से काफ़ी आगे हैं। ट्रंप 4 से 5 हफ्ते की बात करते हैं, ये बताते हुए कि लंबा भी लड़ लेंगे, लेकिन नेतन्याहू कहते हैं इस युद्ध में रूस और यूक्रेन की तरह वर्षों नहीं लगेंगे। युद्ध लंबा चलेगा तो क्या ईरान में जिस तरह से 150 से ज्यादा बच्चे स्कूल पर हमले के बाद मारे गए, जिनके शोक में हजारों लोग यहाँ पर जुटते हैं, क्या ऐसा ही भयानक मंजर ईरान में और दिखता रहेगा? या फिर जिस इजरायली डिफेंस फोर्स ने बेरूत में ईरान के साथ ही हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के कमांड सेंटर, हथियार रखने की जगहों और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के हिस्से पर कई हमले किए, क्या इसी तरह ईरान की मिसाइल पावर को खत्म करके युद्ध को जल्दी अमेरिका इजराइल पूरा कर सकते हैं? जबकि ध्यान देने की बात है कि ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कह दिया है कि अमेरिका का पता नहीं, लेकिन ईरान ने खुद को एक लंबे युद्ध के लिए तैयार कर रखा है।
युद्ध नहीं रुका तो तेल का संकट होगा, युद्ध जल्दी नहीं रुका तो महंगाई बढ़ेगी, युद्ध जल्दी नहीं रुका तो खाड़ी देशों में रहते भारतीयों के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। तो सवाल है कि युद्ध कितना लंबा चल सकता है, यह निर्भर करता है ईरान के पास हथियार कितने हैं। क्यों? ये तो सब जानते हैं कि ईरान से ज्यादा सैन्य ताकत हर मामले में अमेरिका की है, जो इजराइल के साथ मिलकर युद्ध में उतरा है। इन वीडियो को आप याद करिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। फरवरी 2025 जब पिछली बार लड़ाई के दौरान ईरान ने अंडरग्राउंड टनल का वीडियो जारी किया था, ईरान ने दिखाया था कि जमीन से 1600 फीट नीचे किस तरह मिसाइल सिटी में ईरान के हथियारों का जखीरा रखा हुआ है, जहां मिसाइल बनाने से लेकर लॉन्च तक करने का इंतजाम रहता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ईरान के पास इस तरह की 5 मिसाइल सिटी हैं, जो तेहरान, रमानशाह, सेमनान समेत अन्य शहरों में है। यह तो हो गई मिसाइल की ताकत की नुमाइश। अब की बार ईरान दावा है कि मिसाइल से ज्यादा अपने ड्रोन से हमला कर रहा है, खासकर खाड़ी देशों में जहां पर अमेरिकी बेसेस हैं। इस पर ईरान की रणनीति बदली हुई है। वो मिसाइल से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, बल्कि 20-25 लाख के ड्रोन से हजारों करोड़ की रिफाइनरी से लेकर बड़े बड़े अमेरिकी सैन्य बेस तक प्रवार कर रहा है। ईरान ने अंडरग्राउंड टनल में ड्रोन की ताकत का प्रदर्शन भी किया है, शायद यह बताने के लिए कि उसकी ड्रोन पावर कितनी है और वो जल्द ही युद्ध में न झुकने वाला है न घुटने टेकने वाला है। 4 दिन की लड़ाई के बाद ईरान के पास कितनी मिसाइल बची है, यह अगला सवाल है। कितनी मिसाइल बची है, कितना ड्रोन बचा है? क्या अब भी ईरान लगातार मिसाइल ड्रोन बनाते हुए युद्ध लड़ सकता है? इसी से तय होगा कि यह महायुद्ध हफ्तों चलेगा, महीनों चलेगा, या फिर साल भर से भी ज्यादा चल सकता है। 2022 में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अनुमान लगाया था कि ईरान के पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। जून 2025 में 12 दिन चले इजरायल ईरान संघर्ष के बाद इजरायल ने ईरान की 70% मिसाइलें तबाह होने का दावा किया था। वॉशिंगटन के एक थिंक टैंक का दावा रहा है कि इस दौरान ईरान ने इजरायल पर 574 मिसाइलें दागी थी। हालांकि यह दावा भी किया जाता रहा कि इसके बाद ईरान ने तेजी से नए हथियार बनाने का काम जारी रखा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो तो यह दावा भी करते हैं कि ईरान 1 महीने में 100 बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है, यानी हर दिन 3 से 4 मिसाइल ईरान बना सकता है। तो सवाल है, क्या इसी कारण अब हफ्तों की बात ट्रंप करने लगे? दूसरे पॉइंट पर गौर करिए। यूएई ने बताया है कि उसके ऊपर अब तक ईरान की तरफ से 186 मिसाइल से हमला किया जाता है। इजरायल ने कोई सीधा नंबर तो नहीं बताया, लेकिन 100 से ज्यादा मिसाइल ईरान दाग चुका है। कुवैत ने 178 के करीब मिसाइलें और 283 ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। बहरीन ने 73 और कतर ने 104 मिसाइलों से हमले का दावा किया है। यानी इस बार कई मोर्चों पर फ्रंट खुला है। केवल इजरायल ही नहीं, बल्कि अमेरिकी बेस वाले खाड़ी देशों में भी मिसाइल ड्रोन से हमला करके ईरान चाहता है कि अमेरिका पर दबाव बने। तो क्या इस चक्कर में ईरान का मिसाइल ड्रोन पावर ज्यादा तेजी से खत्म होगा और तब युद्ध रुक पाएगा? प्रणय, ये बात समझाइए कि कोई भी देश अगर एक आक्रमण करता है, एक युद्ध में उतरता है, तो उसे अपने असलहे को उस हिसाब से इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना होता है। और ऐसे में अगर ईरान ये कह रहा है कि हम एक लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं, तो वाकई क्या ये आंकड़े मायने रखते हैं? निश्चित रूप से आंकड़े तो मायने रखते हैं लड़ाई के अंदर, क्योंकि किसकी लड़ने की कितनी क्षमता है। लेकिन युद्ध में उतरा ईरान नहीं है। ईरान का कहना है कि यह युद्ध उस पर थोपा गया है और अब वो केवल अपने बचाव की लड़ाई लड़ रहा है। चूंकि आक्रमण या कह लीजिए हमला जो है वो शुरुआत इजराइल और अमेरिका की तरफ से की गई है और ईरान अपने बचाव के अंदर हर उस क्षमता, उस साधन का इस्तेमाल कर रहा है जो उसके पास है। लेकिन आपके इस सवाल का जवाब जो है वो काफी हद तक ईरान की टोपोग्राफी में, उसके भूगोल के अंदर है। ईरान का 52 से 60% हिस्सा पहाड़ी है और कहा जाता है कि ईरान ने देश के अलग अलग इलाकों के अंदर, पहाड़ों के अंदर इस तरीके की टनल्स बना रखी हैं, इस तरीके से जमीन के नीचे बड़े बड़े साइलोज बना रखे हैं, जहां ड्रोन्स का जखीरा, मिसाइलों का जखीरा और साथ ही मिसाइल्स के लॉन्च पैड्स को भी रखा गया है। अलग अलग दूरी की मिसाइलें जिन इलाकों को टारगेट उसे करना है वहां के हिसाब से कैलिब्रेट की गई हैं और साथ ही कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर इस तरीके का बनाया गया है। यह एक ऐसी लड़ाई है श्वेता, जिसकी तैयारी शायद ईरान भी बहुत लंबे समय से कर रहा था। भले ही यह हमला अयातुल्लाह अली खमनेई की मौत एक झटके के तौर पर ईरान को लगी हो,
लेकिन लंबी लड़ाई का अगर आप इतिहास देखें तो 8 साल ईरान ने लड़ाई इराक के खिलाफ लड़ी थी। हालांकि वो जो घटना है वो खत्म हुई थी एक विमान दुर्घटना के साथ, जिसमें करीब 290 लोग मारे गए थे, और वो अमेरिकी मिसाइलों के शूट करने से जब विमान गिरा था उस समय वो लड़ाई खत्म हुई थी, क्योंकि यूएन का रेजोल्यूशन उसके बाद आया था। लेकिन ईरान फिलहाल अपनी हथियार कैपेसिटी के साथ में इस लड़ाई के मैदान में तो खड़ा हुआ, कितनी देर तक टिक पाता है ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी मिसाइलें बची हैं जिन्हें वो शूट कर पा रहा है, क्योंकि केवल स्टोरेज ही नहीं, इजराइल की जो बमबारी है वो भी एक बड़ा फैक्टर है इसके अंदर, क्योंकि इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है और ये जो मिसाइलों के जखीरे हैं वो इसके निशाने पर हैं। सुमित, एक बहुत इंटरेस्टिंग मेल कल इजराइल की तरफ से भेजा गया था सभी को, जिसमें यह लिखा गया था कि हमारी एम्यूनेशन की खेप यहां पर पहुंच रही है और वो एक लॉजिस्टिकल उनका विमान सामने खड़ा है और उसको रिसीव किया जा रहा है वहां पर। अब ईरान को अगर हम देखते हैं तो कहीं से उसको ऐसी खेप आ नहीं रही है यूक्रेन की तरह। प्रोडक्शन करने की जो उसकी अपनी कैपेसिटी है वो उसको कितना स्केल अप कर सकता है अगर वो एक लंबा युद्ध लड़ना चाहता है। देखिए अभी तो स्केल अप करने का कोई आप कह सकते हैं कोई सीन नजर नहीं आता, क्योंकि देखिए अभी पूरा ही देश इस समय वॉर में है, लगातार हर जगहों पर अटैक किए जा रहे हैं, और ऐसे में अगर आप कहीं प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो और वहां पर अटैक हो जाता है तो निश्चित तौर पर आपकी सारी मेहनत खराब हो जाती है। तो ये सिर्फ समय होता है स्टॉकिंग का। आपको साइलोज के अंदर अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस रखने होते हैं, आपको रसद बचा के रखनी होती है, आपको अपने कमांडर्स को बचा के रखना होता है ऐसे में, क्योंकि अगर आपको पता है कि देखिए सामने वाला बहुत बड़े अटैक्स करेगा तो आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में अपने कुछ रिसोर्सेज को आप हमेशा रिजर्व रखते हैं, बचा कर रखते हैं और छुपा कर रखते हैं। अभी क्या हो रहा है देखिए, जिस तरीके से प्रणय भी बता रहे थे, इस समय का जो मॉडर्न वॉरफेयर है, पहले जब हम 8 साल का जो युद्ध चला था इराक और ईरान के अंदर, वो एक कन्वेंशनल वॉरफेयर था। आर्टिलरी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था, टैंक का इस्तेमाल, इन्फेंट्री का। लेकिन अब मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर सबसे बड़ी बात जो हुई है, चेंजेस हुई है, वो है ड्रोन वॉरफेयर के अंदर। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, एक ड्रोन जाता है किसी भी एक लोकेशन को टारगेट करता है और ऐसी लोकेशंस पे ज्यादा विध्वंसक नजारे भी दिखते हैं। तो ऐसे में, और मिसाइल भी आप दागते हैं, तो ऐसे में ईरान के लिए सबसे सटीक इस समय का है कि मल्टीपल लोकेशन से लगातार इस तरीके के ड्रोन्स को भेजा जा सके, लगातार अमेरिका की आप कह सकते हैं उनके कॉन्सुलेट हो, उनके बेसिस हो, उन पर अटैक किया जा सके, या फिर आपको जब बड़े अटैक्स करने हो, जब आपको इजराइल के बड़े इलाकों में तेल अवीव हो, बेरशेवा हो, या फिर बड़े इकोनॉमिक जोन्स पर अटैक करने हो, तब आप मिसाइल्स का इस्तेमाल कीजिए। तो ये स्ट्रैटेजीज में बदलाव जरूर हुआ है और ये लंबा चल सकता है। हमने रूस और यूक्रेन में सबसे ज्यादा चीजें क्या देखी है, देखिए आमने सामने की लड़ाई भले ही कम हुई है, लेकिन ड्रोन वॉरफेयर ने मॉस्को तक यूक्रेन को यह हिम्मत दे दी कि उसने यूक्रेन ने मॉस्को तक अटैक कर दिया, और वो भी तब जहां पर रूस के पास सबसे अत्याधुनिक, यानी वो सबसे बड़ा शहर जहां जो बिल्कुल सीमा से अलग हटकर है, वहां तक वो लड़ाई पहुंच गई थी। और इस बार भी, लेकिन बड़ी खबर अभी बता दें आपको, इजरायली सेना ने तेहरान के औद्योगिक क्षेत्र और हवाई अड्डे के पास के इलाकों को खाली करने का आदेश दिया है। इजरायल की तरफ से चेतावनी दी गई है कि आने वाले घंटों में कार्रवाई की जाएगी। इजरायली सेना ने तेहरान के एक दूसरे इलाके के लिए भी इसी तरह की चेतावनी जारी की है। उसकी तरफ से आने वाले कुछ घंटों में बड़े हमले का संकेत है। खामेनेई तो नहीं रहे, लेकिन उनकी असली ताकत IRGC अब भी ईरान में तैनात है। अपने नेता की हत्या के बाद बदले की आग में जल रही है। सवाल यह है कि IRGC इतनी ताकतवर कैसे है? क्यों कहा जाता है बिना IRGC को कमजोर किए ईरान को झुकाना अमेरिका जैसी महाशक्ति के लिए भी असंभव होगा। खामनेई को मारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को धमकी दी। सवाल है क्यों? सवाल है कि खामनेई के बाद IRGC अमेरिका के निशाने पर क्यों है? In the alternative, face certain death. So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity. तेहरान से आई तस्वीर किसी सामान्य इमारत की नहीं। जिस इमारत से धुआं उठ रहा है वो IRGC का हेडक्वार्टर है, जिस पर हमले को अमेरिका ने बड़ी उपलब्धि बताया। अमेरिका ही नहीं, इजराइल भी IRGC को मिटाने पर आमादा है। जिससे सवाल उठता है कि ईरान की व्यवस्था में IRGC इतनी अहम क्यों है? क्यों इसे हराए बिना अमेरिका ईरान नहीं जीत सकता? IRGC ईरान के लिए धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर लड़ने वाली ऐसी सेना है जो घरेलू संकट के साथ विदेशी खतरों की स्थिति में भी इस्लामिक राष्ट्र के हितों की रक्षा करती है। इस आर्म्ड ग्रुप की स्थापना 1979 में ईरानी क्रांति की सफलता के बाद की गई थी। मकसद था देश में इस्लामी तंत्र की रक्षा करना। साल 1979 की क्रांति के बाद ईरान के धार्मिक नेतृत्व ने पारंपरिक सशस्त्र बलों का अविश्वास जताते हुए उनके समानांतर IRGC बनाई।
आज ये सीधे सर्वोच्च नेता को रिपोर्ट करती है, जिसका सबसे बड़ा मकसद सुप्रीम लीडर की सत्ता को हर हाल में बचाना है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार IRGC से हथियार डालने को कहते सुने जाते हैं। I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. It will be certain death. Won't be pretty. IRGC पर ट्रंप की सुई अटकने की और भी वजह है, क्योंकि देश की ताकत के प्रदर्शन, आंतरिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में इसी IRGC की बहुत केंद्रीय भूमिका है। ईरान की इस स्पेशल फोर्स के पास अपनी थल सेना है, अपनी नौसेना है और एयरफोर्स भी है। इन सबको मिलाकर 1,90,000 लोगों के इस संगठन से जुड़े होने का अनुमान है। और सबसे बड़ी बात, इस फोर्स की देखरेख में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम भी चलता है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि खामनेई के मारे जाने के बाद जो भी पलटवार अमेरिका, इजराइल और पश्चिम एशिया के देशों पर हो रहा है, वो IRGC ही कर रहा है। IRGC के कमांडर ये आकर बताते हैं कि दुश्मनों को कितना नुकसान हुआ। यही नहीं, इजराइल की तरफ से भी IRGC को टारगेट करते हुए दावे होते हैं कि उसकी मिसाइल ताकत को कितना नुकसान पहुंचा है। IRGC को इस तरह सरल शब्दों में समझा जा सकता है कि भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना है। ठीक इसी तरह ईरान के पास भी सेना है, जिसे आर्तेश कहते हैं। लेकिन ईरान में IRGC एक पैरामिलिट्री विंग है, जिसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और न्यूक्लियर वॉरफेयर तक आता है। यही नहीं, ईरान के घरेलू मामले में इसका बड़ा नियंत्रण है। विदेशों में जो इसकी शाखाएं हैं, उसे कुछ फोर्स कहते हैं, और जो इसका मिलिशिया है, उसे कहते हैं बेसिज मिलिशिया। तो ईरान में IRGC हर जगह है, सब कुछ है। 1979 के इस्लामिक क्रांति का नेतृत्व करने वालों की धरोहर है, जिसके जिम्मे अब ईरान की बागडोर है, ईरान का भविष्य है। और इस IRGC को खत्म किए बिना ट्रंप, नेतन्याहू कभी भी ईरान युद्ध को खत्म नहीं कर सकते। तो IRGC के कंधों पर अब ईरान को बचाने की जिम्मेदारी है। जो ईरान इस वक्त सबसे ताकतवर संगठन वहां का है, इसकी ताकत कितनी ज्यादा है, हम आपको उसके बारे में भी बताते हैं। IRGC के अंतर्गत ईरान की तीनों सेनाएं आती हैं, जिसमें थल सेना के 3.5 लाख सैनिक, नौसेना के 18,000 सैनिक, वायुसेना के 37,000 सैनिक शामिल हैं। एयर डिफेंस फोर्स के 15,000 सैनिकों को मिलाकर इन सैनिकों की संख्या 4,20,000 पहुंच जाती है। अब IRGC की अपनी भी सेना है, उसकी थल सेना में 1.5 लाख सैनिक, नौसेना में 20,000 और वायुसेना में 15,000 सैनिक हैं। कुछ फोर्स के 5 और बसीज मिलिशिया के 4.5 लाख सैनिक भी उसका आदेश मानते हैं। इस तरह IRGC की अपनी सेना के कुल सैनिक करीब 6.5 लाख हैं। अगर इन दोनों को मिला लें तो यह संख्या 10 लाख के पार पहुंच जाती है। मतलब अगर अमेरिका, इजराइल को ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है तो फिर उनसे मुकाबले के लिए 10 लाख से ज्यादा सैनिक तैयार हैं। गुरिल्ला युद्ध में इतनी बड़ी सेना का मुकाबला करना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। अब एक बड़ी खबर और आपको इस समय बता दें, इजराइल ने पूर्वी तेहरान पर जबरदस्त हमला कर दिया है। तेहरान को लेकर थोड़ी देर पहले ही इजराइल ने अलर्ट भेजा था, लेकिन अभी खबर आ रही है कि इजराइल ने तेहरान एयरपोर्ट समेत कई इलाकों में हमला कर दिया है। यह पूरा क्षेत्र जहां पर इजराइल की तरफ से इस समय हमले चल रहे हैं, इजराइल की तरफ से बड़ा हमला यह चल रहा है। एयरपोर्ट के आसपास जो हिस्सा है, औद्योगिक इलाके के आसपास जो हिस्सा है, उसको खाली करने का आदेश अभी से कुछ ही देर पहले इजराइल की तरफ से दिया गया था। और अभी खबर आ रही है कि ताबड़तोड़ हमले वहां पर शुरू हो गए हैं। इजराइल ने तेहरान एयरपोर्ट पर हमला कर दिया है। IRGC के साथ सुमित ने वहां पर जब पहुंचे थे, जब ईरान में वहां पर आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपने साफ तौर पर इस संगठन की ताकत देखी थी। हम सुमित ये भी बताएं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत को लेकर अब भी बहुत सारे राज हैं जो पता नहीं कब खुलेंगे। सब जानना चाहते हैं कि जिनके पास परिंदा भी पर नहीं मान सकता था, जिनको कोई कई दशक तक चाहकर इजराइल अमेरिका मार नहीं पाए, उन तक इस बार युद्ध के पहले दिन ही कैसे सटीक हमला करके मिसाइल अटैक हुआ है। क्या इसकी एक वजह में इजराइल में डेंटिस्ट, ट्रैफिक सिग्नल के कैमरे
और इस्माइल कानी है। पहले ये हम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर इस पर चर्चा करते हैं। क्या खामेनेई की हत्या में दांतों के डॉक्टर का भी इजराइल में रोल रहा है? क्या खामेनेई की मौत में तेहरान के ट्रैफिक सिग्नल्स का भी हाथ है? क्या खामेनेई को मारने की साजिश में इस्माइल कानी का हाथ हो सकता है, जिसके मरने की खबरें पहले आती रही? डेंटिस्ट, ट्रैफिक सिग्नल और भेदिया कानी, खामेनेई की मौत का सच क्या है? महायुद्ध के दौरान ये वो खबरें हैं जो वायरल हैं, जिनकी चर्चा अलग अलग जरियों से की जा रही है। इसकी शुरुआत शनिवार को हमले में होती है। तब दावा होता है कि इजराइल अमेरिका इंटेलिजेंस ने यह पता लगा लिया था तेहरान में कहां पर टॉप अफसर के साथ खामेनेई मीटिंग कर रहे हैं। इसके बाद खामेनेई के ठिकाने पर एक के बाद एक 30 धमाके करके इजराइल ने खामेनेई और उनके खानदान के लोगों के साथ इजरायली सेना के 7 सीनियर ऑफिसर को एक साथ मार दिया। आखिरकार 28 फरवरी की सुबह इजराइल ने इतने बड़े ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, उसके अंदर खाने की प्लानिंग अब धीरे धीरे सामने आ रही है। इस पूरी प्लानिंग से जुड़े लोगों को सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबरें आती हैं। दरअसल खामेनेई बेहद सख्त सुरक्षा में रहते थे। उनके आसपास कट्टर भरोसेमंद, पूरी तरह प्रशिक्षित बॉडीगार्ड और ड्राइवर रहा करते थे। उनके सुरक्षा इंतजाम इतने सख्त थे कि अचानक हमले में मार गिराना आसान नहीं था। इसलिए ईरानी सत्ता के खात्मे की प्लानिंग वैसे तो इजराइल ने 25 साल पहले शुरू कर दी, लेकिन सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक इस ऑपरेशन पर असली अमल 2023 के बाद शुरू हुआ, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया। उसके बाद से दावा है इजराइल में ट्रैफिक सिग्नल से बड़ी जासूसी करवाई गई। दावा है कि इजराइल ने तेहरान की सैकड़ों ट्रैफिक कैमरे हैक कर लिए थे। इन कैमरों में एक एक ब्यौरा जमा किया जाता रहा। खामेनेई के साथ कितने बॉडीगार्ड तैनात होते हैं, वो कब ड्यूटी पर आते हैं, खामेनेई के बॉडीगार्ड कब जाते हैं, किधर से आते हैं, कहां रहते हैं, किस किस की सुरक्षा करते हैं, ये सारे ब्यौरे ट्रैफिक सिग्नल के कैमरों को हैक करके जमा किया जाता रहा। इसके अलावा मोसाद की भर्ती किए गए एजेंट्स के ब्यौरे भी जमा किए जाते रहे। इजराइल का एडवांस सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट 8200 इस काम के पीछे था। मोसाद ने लोगों को भर्ती किया, मिलिट्री इंटेलिजेंस का डेटा देखा गया। ईरान के साथ जून में हुई जंग के बाद जब एक बार फिर से अमेरिका की बातचीत की शुरुआत हुई, लेकिन उसके नाकाम होते ही जब खामेनेई के खात्मे की हरी झंडी मिली, तो हमले के ठीक पहले इजरायली तेहरान में खामेनेई के रास्ते को उतना ही भली भांति जानते थे जितना यरूशलेम की गलियों। इजराइल को पता चल चुका था कि खामेनेई शनिवार की सुबह पास्चर स्ट्रीट के दफ्तर में बड़े सैन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग में कौन कौन रहने वाला है, ये ब्यौरा भी पता चल चुका था। इजराइल ने ऑपरेशन शुरू किया तो सबसे पहले पास्चर स्ट्रीट के आसपास दर्जन भर मोबाइल टावर को बाधित कर दिया, जिससे उस इलाके के सारे फोन बिजी लगने लगे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि खामेनेई की सिक्योरिटी टीम को कोई वार्निंग ना भेजी जा सके। उधर इजरायली जेट हमले से पहले सही जगह पर सही समय पर पहुंचने के लिए घंटों से उड़ान भर रहे थे। ईरान युद्ध के बीच भारतीय सेनाएं अपने मिसाइल बेड़े को बढ़ाकर अपनी एयर डिफेंस को मजबूत करने में जुट गई हैं। आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है जिसके अनुसार भारत अपनी लंबी दूरी की हवाई रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए और S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदेगा। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान रफाल के लिए और अधिक स्कैल्प मिसाइल खरीदी जाएंगी। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता मंजीत नेगी जुड़ रहे हैं। मंजीत, ये बड़ी खबर है क्योंकि भारत न केवल इस समय ये तैयारियां कर रहा है कि कैसे तेल की कीमतों को देखा जाए, कैसे तेल के विकल्पों को देखा जाए, कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जाए, बल्कि अपनी सुरक्षा को भी सुदृढ़ करना है। देखिए श्वेता, हमने कल ही इस बात को बताया था कि भारत S-400 मिसाइल सिस्टम की 5 और यूनिट खरीदेगा। और सीसीएस की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से हालात का जायजा लिया, ब्रिगेडियर जनरल अनिल चौहान उस बैठक में मौजूद थे। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव को देखते हैं और इस वक्त जब मिसाइल और ड्रोन के जरिए ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में प्रिसिशन की लड़ाई चल रही है, यानी कि पिन पॉइंट होकर टारगेट किए जा रहे हैं
हैं, तो भारत भी अपनी जो एयर डिफेंस है उसको मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहा है। बात चाहे सुदर्शन चक्र को और मजबूत करने की बात हो और एक्स्ट्रा यूनिट लेने की बात हो। इसके अलावा क्योंकि स्कैल्प मिसाइल और रफाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही पाकिस्तान के, खासतौर से मुरीद के और बहावलपुर में जो आतंकी ठिकाने थे उनको नस्ते-नाबूद करने में, उस दौरान फ्रांस से जो किसी स्कैल्प मिसाइल की बात करें तो उसकी और भारतीय वायुसेना और मिसाइल लेने की तैयारी में जुटी हुई, जिससे कि आने वाले दिनों में इस वक्त जब देश और दुनिया में युद्ध के हालात हैं तो खास तौर से एयर डिफेंस को किस तरह से मजबूत करना है, मिसाइल बेड़े को किस तरह से मजबूत करना है, और दोनों चाहे हम ड्रोन्स की बात करें या मिसाइल सिस्टम की बात करें, पूरे ओवरऑल एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर इस वक्त सेनाओं की तैयारी है। बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी खबर जो मंजीत नेगी दे रहे हैं, भारत की तैयारियां भी दुरुस्त की जा रही हैं इस तनाव के बीच। मिडिल ईस्ट में तनाव से तेल के दाम भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। भारत में लोगों की चिंता तेल के दाम को लेकर है, क्योंकि अगर सप्लाई इसी तरह रुकी रही तो फिर आगे तेल के दाम बढ़ सकते हैं। इस सवाल पर सरकार की तरफ से बड़ा भरोसा दिया गया है। बच्चे लोग थे तो सोचा कि घर ड्रॉप कर देते, फिर इसलिए वहाँ से निकल गए। फ्लाइट पकड़ी वहाँ से रातों रात, तो काफ़ी टफ था वो। तो सिचुएशन उतना खराब नहीं है लेकिन इंटरसेप्शंस और ये सब तो हो रहे हैं। अब 4 दिन से हम लोग रहे थे, लेकिन एयर इंडिया ने हम लोग को फिर रातों रात बुलाया और हम लोग को अब यहाँ पर इवैक्यूएट किया। Happy that we are back in India. We landed in India. I was so scared until the flight landed as well. पश्चिम एशिया से भारतीयों के सुरक्षित लौटने का सिलसिला शुरू होने से देश ने राहत की सांस ली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तेल के दाम को लेकर है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान इजराइल युद्ध का तेल के दाम पर क्या असर होगा। सूत्रों के मुताबिक भारत के पास 50 दिनों का तेल भंडार है, इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में तत्काल इजाफे की अभी कोई जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी के आयात के लिए वैकल्पिक स्रोत की खोज जारी है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी कहा कि भारत के पास मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त ऊर्जा भंडार है। और बड़ी खबर भी आपको बता दें, ट्रंप ने ईरान के सरकार विरुद्ध विद्रोहियों को ऑफर दिया है। कहा है कि सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, हथियार बंद ईरानी ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए ट्रंप तैयार है। आप रहिए खबरदार।